दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है कुर्कबांड और जासूस की हत्या। कॉमेडी, एक्शन और जासूसी होती है इनकी कुर्कबांड की। तो पढ़ते हैं इसको। कुर्कबांड और जासूस की हत्या। सुपर एजेंट कुर्कबांड के दिन आजकल बड़ी बोरियत से गुजर रहे थे। पास में कोई केस न होने के कारण वह दिन भर ऑफिस में मोटू के साथ बैठा मक्खियां मारता रहता था। बांड भैया, आखिर कब तक हम इस तरह हाथ पर हाथ रखे किसी मुर्गे का, मेरा मतलब है किसी क्लाइंट के आने का इंतजार करते रहेंगे। हाय, यह इंतजार भी बहुत बुरी चीज है मोटू। अगर यह इंतजार न होता तो प्रेमी प्रेमिका का, यात्री ट्रेन का और मुझ जैसा नंबर वन का जासूस तेरे जैसे एक मूर्ख साथी के साथ एक अदद केस के इंतजार में बैठा बोर न हो रहा होता। लेकिन इस बोरियत से बचने का कोई न कोई उपाय तो ढूंढना ही होगा, वरना बोर होते होते हमारा बोरा बन जाएगा। तुम ठीक कहते हो, जिस तरह बंद पड़े पड़े मशीन में जंग लग जाता है, उसी तरह खाली बैठे बैठे मेरे यानी कि जेम्स बॉन्ड के सातवें एडिशन कुर्क बॉन्ड के स्पाई माइंड में भी जंग लग जाएगा। इसलिए मुझे अपने इस नायाब एनर्टिक माइंड को जंग लगने से बचाने के लिए जल्द से जल्द कोई मास्टर प्लान सोचना होगा। मैं एक आइडिया बताऊं बॉन्ड भैया? खामोश। तू यानी कि सुपर एजेंट कुर्कबांड, यानी कि मेरा ही असिस्टेंट मुझे आइडिया बताएगा? यह मेरी ग्रेट इंसल्ट है। ठक। पर मेरे दिमाग में तो कोई आइडिया नहीं आ रहा है। इसका आइडिया सुन लेना चाहिए, शायद काम का हो। यार मोटो, हम आजाद हिंदुस्तान के नागरिक हैं। यहाँ हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है। फिर मैं तुझे अपना आइडिया बताने से कैसे रोक सकता हूँ? बता, कौन सा आइडिया है तेरे सड़े दिमाग में? वाह, यह हुई ना बात। हमें अपनी बोरियत दूर करने और दिमाग में लग रहे जंग को छुड़ाने के लिए नकली केस पैदा करना चाहिए। नकली केस? वाह, क्या दूर की कौड़ी ढूंढ कर लाया रे मोटू। जी चाहता तेरा सड़े संतरे जैसा पिलपिला मुंह चूम लो। आहा, यानी तुम्हें मेरा आइडिया पसंद आया? बिल्कुल पसंद आया। अब तू ध्यान से सुन। नकली केस यह होगा, तू ब्लैकमेलर बनकर किसी को ब्लैकमेल करेगा, और मैं यानी कि कुर्बान उस व्यक्ति को जिसे तू ब्लैकमेल करेगा तुझसे यानी कि ब्लैकमेलर से छुटकारा दिला दूंगा। बोल, होगा ना दासू केस? वाह बॉन्ड भैया वाह, तुम्हारे जासूसी दिमाग का भी जवाब नहीं। मेरे छोटे से आइडिया का तुमने फटाफट एक जबरदस्त केस बना डाला। तो फिर चलो हम फौरन इस केस पर काम करना शुरू कर दें। तभी ट्रेन ट्रेन। अब कौन बीच में आ मरा? देख तो मोटू, कौन कान खुजूरा है जो हमारी इतनी जरूरी मीटिंग के मध्य हमारे कान में अपनी टांग अड़ाने की जरूरत कर रहा है। जो भी होगा मैं उसकी टांग तोड़कर रख दूंगा। हेलो, मैं मोटू असिस्टेंट ऑफ कुर्कबंड बॉलिंग। हु इज बोल रहा? सत्यानाश हो मोटू तेरा। अगर अंग्रेजों ने तेरी अंग्रेजी सुन ली तो वह एक गिलास पानी में डूबकर आत्महत्या कर लेंगे। दूसरी ओर से एक गर्जदार स्वर उभरा। रिसीवर कुर्कमांड को दो। रिसीवर कुर्कमांड को दो? यानी कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है? कौन बदतमीज हो तुम? जरा अपना नाम तो बताओ। मैं तुम्हारा बाप हूँ, जल्दी से रिसीवर कुर्कमांड को दो। भाड़ में जाओ। लो बांड भैया, दूसरी ओर से और वाला सिर्फ तुम्हारी सुरीली आवाज सुनना चाहता है। मेरी आवाज से उसे बदहजमी हो रही है। हेलो, सुपर एजेंट कुर्कमांड स्पीकिंग। आप जल्दी से अपनी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ बता डालिए, क्योंकि मैं इस समय बहुत बिजी हूँ। एक केस है, काम करोगे? मुंह मांगी फीस मिलेगी। केस? हाँ। वह ऊपर वाले हम बोरियत दूर करने के लिए नकली केस तैयार कर रहे थे, लेकिन तूने तो असली केस भेज दिया। लेकिन कुर्कमांड फोन करने वाले पर रोप डालने की गर्ज से बोला। देखे मिस्टर, मेरे पास इस समय कई केस हैं। फिर भी मैं अपनी डायरी देखता हूँ, शायद आपके लिए मेरे पास समय निकल आए। तो मोटू, अब हमें नकली केस पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों बॉन्ड भैया? अरे मूर्ख, असली केस जो आ रहा है। हेलो, देखिए मिस्टर, यूं तो मेरे पास एक महीने तक किसी भी नए काम के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, लेकिन चूंकि आपने मुझे फोन करके अपना 1 रुपया खर्च किया है, इसलिए मैं आपका केस ले लूंगा। अब आप फटाफट केस की हिस्ट्री व जियोग्राफी बता डालिए, ताकि मैं भी आपको अपनी फीस बता सकूं। धन्यवाद, लेकिन केस के बारे में मैं फोन पर नहीं बता सकता। तुम्हें मुझसे मिलने मेरे घर आना होगा। घर आने की फीस मैं अलग से लेता हूँ। मैं तुम्हें घर आने की फीस भी दूंगा, लेकिन ध्यान रहे तुम अकेले ही आओगे। ठीक है, मैं अकेला ही आऊंगा। बताओ कहाँ आना है? सुनो। आने का स्थान बताकर दूसरी ओर से संबंध विच्छेद कर दिया गया।
रिसीवर क्रेडिल पर रखकर कुर्कबान खुशी से नाचने लगा। मोटू प्यारे अपनी किस्मत के बंद दरवाजे खुल गए। जरूर इस बार बहुत जोरदार केस हाथ आएगा। अरे तो देर क्यों कर रहे हो बॉन्ड भैया, जल्दी से जाओ। अगर उसका इरादा बदल गया तो मामला फिर टाई टाई फिस हो जाएगा। कुछ देर बाद कुर्कबान की मोटरसाइकिल फूल बाग की ओर तूफानी रफ्तार से उड़ी चली जा रही थी। पट्टा मुंह मांगी फीस देने को तैयार है। जरूर कोई मोटा मुर्गा होगा। केस शायद जैसा भी हो 10,000 से कम फीस नहीं दूंगा। घर जाने की फीस 2,000 अलग लूंगा। फूलबाग के चौराहे पर उसने मोटरसाइकिल रोक दी। उसने कहा था दाई और बड़े चौराहे की ओर जाने वाली सड़क पर काली मारुति कार खड़ी होगी। मैं उसी में चुपचाप बैठ जाऊं। ड्राइवर मुझे उस तक पहुंचा देगा। दाईं ओर सड़क के किनारे खड़ी काली मारुति उसे नजर आ गई। अतः उसने मोटरसाइकिल स्टैंड पर खड़ी की और कार की ओर बढ़ गया। पट्टे ने मुलाकात से पहले ही जब इतना सस्पेंस पैदा कर दिया है तो फिर मुलाकात के बाद क्या हाल होगा। शीघ्र ही वह कार के पास पहुंच गया। भाईजान, मेरा नाम कुर्कमांड है। क्या आप मुझे लेने के लिए यहाँ तशरीफ लाए हैं? कमाल है, यह तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा, लगता है गूंगा है। खैर, मुझे इससे क्या लेना देना। मुझे उसने कार में बैठ जाने के लिए कहा था। मैं बैठ जाता हूँ। कुर्कमांड के कार में बैठते मारुति तेज गति से एक तरफ दौड़ पड़ी। भीतर यह कार है कैद खाना। चारों ओर काले शीशे लगे हैं। आगे और पीछे वाली सीट के बीच में काली दीवार मौजूद है। किसी भी तरह पता नहीं लग सकता कि यह कार मुझे कहाँ लिए जा रही है। मारुति लगभग आधे घंटे तक विभिन्न सड़कों पर दौड़ती रही हुई एक बंगले में प्रविष्ट हुई। रफ्तार धीमी होगी, लगता गाड़ी रुकने वाली है। कार एक गैराज में जाकर रुक गई और गैराज का दरवाजा ऑटोमेटिक तरीके से बंद हो गया। अगले पल, चलो मिस्टर कुर्बान, बाहर आ जाओ। अम्मा, तुम्हें तो बोलना आता है। मैं तो समझा था कि तुम गूंगे हो। ज्यादा बक बक करने की जरूरत नहीं है, खामोशी से मेरे साथ चलो। चल रहा हूँ यार, काटने को क्यों दौड़ रहे हो? ड्राइवर कुर्कमान को लेकर गैराज के अंदर वाले दरवाजे से निकलकर एक गैलरी में आ गया। उफ, एक साधारण से व्यक्ति से मुलाकात करने में इतने झंझट, इतनी मुश्किल तो किसी फिल्म अभिनेत्री से मिलने में भी नहीं होती। कुछ देर बाद ड्राइवर कुर्कमान को एक कमरे में छोड़कर वापस चला गया। वेलकम मिस्टर कुर्कमान, वेलकम। आप ही ने मुझे फोन किया था। हाँ, आओ बैठो। यह तो किसी फिल्मी विलेन की तरह अपना चेहरा काले चश्मे और फेंट हेड से छुपाए हुए है। क्या सोचने लगे मिस्टर कुर्बान? सोच रहा हूँ आपको किस नाम से पुकारूं? प्रेम चोपड़ा, गब्बर सिंह या फिर मुकेम्बो? हा हा हा, बहुत खूब। तुम मुझे मिस्टर एक्स कहकर पुकार सकते हो। मिस्टर एक्स अच्छा नाम है, फिल्मी विलेन पर खूब जमेगा। क्या बहुत खूब बदसूरत है मिस्टर एक्स? क्या मतलब? मतलब यह है कि आप मुझसे नाम के साथ साथ अपना खूबसूरत चेहरा क्यों छिपा रहे हैं? हैट और चश्मा उतारिए, जरा मैं भी तो देखूं। आप अमिताभ बच्चन है, धर्मेंद्र है या फिर विनोद खन्ना है? मिस्टर कुरकुमान, तुम्हें मेरा चेहरा देखने में दिलचस्पी है या अपनी मुंह मांगी फीस में? आह, बिल्कुल नए करारे नोट हैं। बात यह है मिस्टर एक्स कि मुझे दिलचस्पी तो फीस में ही है, लेकिन क्या है कि मुझे यह तो मालूम होना ही चाहिए कि मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ। मेरी सूरत न देखने की फीस तुम्हें अलग से मिलेगी मिस्टर क्रुकमांड। फिर मुझे भला क्या ऐतराज हो सकता है? मेरी बला से आप जयप्रदा, श्रीदेवी या डिम्पल कोई भी हो, केस क्या है यह बताइए। केस बताने से पहले मैं जरा मेजबान होने का फर्ज पूरा कर लूं। दूर कहीं घंटी बजी और कुछ ही पलों बाद एक व्यक्ति ट्रॉली धकेलता हुआ अंदर प्रविष्ट हुआ। वह बिल्कुल 5 स्टार होटलों की तरह क्विक सर्विस है। ट्रॉली पर रखी ट्रे मेज पर रखकर वह व्यक्ति वापस लौट गया। सेब खाओ मिस्टर कुर्कमंड। कश्मीर में मेरा सेबों का बहुत बड़ा बाग है। यह उसी बाग के सेब हैं। फिर कुर्कमंड ने एक सेब उठाकर जैसे ही खाना चाहा। अरे, यह कैसे खा रहे हो मिस्टर कुर्कमंड? इस तरह तो जाहिल लोग खाते हैं। चाकू रखा, उसे काट कर खाओ। कुर्कमंड सेब चाकू से काट कर खाने लगा। वाह, मुझे नहीं मालूम था हमारे देश में अब भी इतने प्यार से खिलाने वाले लोग मौजूद हैं। जब वह सेब खा चुका तो, अब यह शरबत पीकर देखो। अंगूर का असली शरबत है। मैंने ईरान से मंगवाया है। हे। मुझे डॉक्टर झटका सिंह जी ने शरबत पीने से मना कर रखा है, फिर भी आप कहते हैं तो मैं आपका दिल नहीं तोड़ूंगा। शरबत पीने के साथ साथ काम की बातें भी करते रहें तो कैसा रहेगा?
मुझे कोई एतराज नहीं है। तो फिर शुरू हो जाइए। बात दरअसल यह है मिस्टर कुर्बान कि एक व्यक्ति मुझे काफी दिनों से ब्लैकमेल कर रहा है। सवाल इस बात का नहीं मिस्टर एक्स कि कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है। सवाल इस बात का कि आप क्यों ब्लैकमेल हो रहे हैं। उसके पास मेरे कुछ फोटोग्राफ्स हैं जिनके कारण वह मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। आप मुझसे क्या चाहते हैं? तुम किसी भी तरह वह फोटोग्राफ्स और नेगेटिव उस ब्लैकमेलर से हासिल करके मेरे पास ले आओ। फिलहाल मैं तुम्हें यह भी नहीं बताऊंगा कि मेरे वे फोटोग्राफ्स किस किस्म के हैं। इसके बारे में मैं जानना भी नहीं चाहता, बस समझ लीजिए कि आपका काम हो गया। लेकिन कुल मिलाकर मेरी फीस होगी 12,000। यदि आपको मंजूर है तो हाँ बोलिए। मंजूर है। गुड। अब जिस दिन भी वेब ब्लैकमेलर आपसे संपर्क स्थापित करे, आप मुझे फोन कर दीजिएगा। मैं उसकी एंटी फंटी करके घंटी बनाकर फोटोग्राफ्स और उनके नेगेटिव ले आऊंगा। वे आज सुबह मुझसे संपर्क स्थापित कर चुका है। उसने मुझसे 50,000 रुपयों की मांग की है। ऐसी की तैसी उसकी 50,000 की तो दूर की बात है। अब आपके अब आपके 50 पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। आप मुझे बताइए उसने आपको कब और क्यों बुलाया है। कब और कहाँ बुलाया है। नहीं, मैं बात को बढ़ाने के पक्ष में नहीं हूँ। उसने मुझे आज रात 10 बजे होटल में एक दूध रूम नंबर 55 में बुलाया है। मैं तुम्हें 50,000 के बजाय 1 लाख रुपया दूंगा। तुम उसे समझा बुझाकर या डरा धमकाकर किसी भी तरह के 1 लाख में उन फोटोग्राफ्स और नेगेटिव्स का सौदा करके उन्हें उससे ले लेना। तब फिकर नोट मैं ले लूंगा। मिस्टर एक्स ने मेज के नीचे से एक ब्रीफकेस निकालकर कुर्कबान के सामने रख दिया। इस ब्रीफकेस में 1 लाख रुपया 1,12,000 रुपया है। 1 लाख ब्लैकमेलर से सौदा करने के लिए और 12,000 तुम्हारी फीस। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है साहब। इतने से काम के 12,000 मिल रहे हैं, अपनी तो लॉटरी लग गई। उसके बाद मिस्टर एक्स ने घंटी बजाई। फौरन कुर्कबान को वालाने वाला ड्राइवर अंदर दाखिल हुआ। इन्हें जहां से लेकर आए थे वहीं वापस छोड़ाओ। यस सर। चलिए साहब, चलो। कमबख्त इस समय कितनी तमीज से बोल रहा है। कुर्कबान के जाते मिस्टर एक्स ने फिर घंटी बजाई। फौरन एक अन्य व्यक्ति हाजिर हुआ। यस बॉस। यह चाकू और गिलास संभाल कर रख दो। होशियारी से रखना, इन पर कुर्बान की उंगलियों के निशान है। मिटने मिटने न पाए। ओके बॉस। उधर ड्राइवर ने कुर्बान को ठीक उसी जगह पहुंचा दिया जहां से वह कार में बैठा था। मिस्टर एक्स की सूरत तो नहीं देख सका। इस कार का नंबर नोट कर लूंगा ताकि ताकि उसका कुछ अता पता मालूम किया जा सके। उसे छोड़कर कार वापस चल दी। ओह, यानी कि यहाँ भी गड़बड़। कम वक्तों ने कार की नंबर प्लेट पर मिट्टी पोत रखी है। फिर कुछ देर बाद वह अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा ऑफिस की ओर उड़ा चला जा रहा था। कब तक छुपे रहोगे मिस्टर एक्स? तुम चश्मे और हैट की आड़ में कभी न कभी तो मिलोगे। तुम परेड मैदान में। आधे घंटे बाद ऑफिस में। यकीन नहीं आता बॉन्ड भैया कि मिस्टर एक्स ने तुम्हें इतने साधारण से केस की फीस 12,000 रुपये दे दी। कहीं उसका नंबर किसी नवाब के खानदान से तो नहीं हुए? अरे यार, फिलहाल गोली मार मिस्टर एक्स को। मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। जल्दी से कुछ खाने के लिए ले आ। और उसी रात 10 बजे कुर्कमांड की मोटरसाइकिल मेघदूत होटल के सामने रुकी। तो यहीं रुक मोटू, मैं जरा उस ब्लैकमेलर की नाप तोल करके आता हूँ। ओके बांड भैया, लेकिन जरा सावधानी से। 5 मिनट बाद। यह रहा रूम नंबर 55। मैं दरवाजा खटखटाता हूँ। खट खट। अरे मैं बेकार में अपनी उंगली को तकलीफ दे रहा हूँ। दरवाजा तो खुला हुआ है। कुर्बान दरवाजे को पूरा खोलकर अंदर प्रविष्ट हुआ। कमाल है, एक ब्लैकमेलर अपने कमरे का दरवाजा खुला छोड़कर इतने आराम से सो रहा है, वह भी उस हालत में जबकि उसे अच्छी तरह मालूम है कि उसका इसका आसामी इससे मिलने आ रहा है। वह बेड के पास पहुंचा। ए भाई ब्लैकमेलर, उठो। मैं यानी कि सुपर एजेंट कुर्कमंड उस आदमी की ओर से तुमसे सौदा करने आया हूँ जिसे तुम ब्लैकमेल कर रहे हो। चादर हटते ही, अरे बाप रे, खून! मारे गए, यह क्या चक्कर हुआ? फिर कुर्कबान की खोपड़ी तेजी से सक्रिय हो उठी। खून अभी भी सीने से रिस रहा है। इसका मतलब है खून हुए अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। कौन हो सकता है इसका खूनी? तभी उसकी आत्मा ने उसे सचेत किया।
बेटा कुर्बान, खूनी कोई भी हो लेकिन तू जल्दी से यहाँ की तलाशी लेकर फूट ले। अगर किसी ने तुझे इस अवस्था में देख लिया तो तुझे को खूनी समझ लेगा और फिर तू फांसी पर लटका दिया जाएगा। अगले पल वह फटाफट तलाशी में जुट गया। मिस्टर एक्स के फोटोग्राफ्स और नेगेटिव मिल जाएं तो 1 लाख रुपया भी अपना हो जाएगा। अभी वह सूटकेस की तलाशी ले ही रहा था कि उसके कानों में पुलिस सायरन की आवाज पड़ी। पी पी। ओ पुलिस। बेटा कुर्बान, अब फौरन फुट ले यहाँ से। अगर पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो अब तुझे मार मार कर अधमरा कर देगी। अगले पल, अरे बाप रे, अगर कहीं पुलिस फोर्स के साथ बाबू बापू जान हुए तो इसी समय मेरे ऊपर डंडे बरसाने शुरू हो जाएंगे। उसके जाने के कुछ देर बाद पुलिस दल वहां पहुंच गया। राम सिंह, फौरन फोटोग्राफर और फिंगरप्रिंट सेक्शन को फोन करके बुलाओ। ओके सर। राम सिंह नीचे काउंटर पर फोन करने चला गया। इंस्पेक्टर धमाका सिंह कमरे का निरीक्षण करने लगा। कमाल है, हत्यारे ने फल वाले चाकू से हत्या की है। मेज पर 2 गिलास रखे हैं, इसका मतलब है मरने से पहले इस व्यक्ति ने किसी के साथ बैठकर कुछ पिया है। हो सकता है वही व्यक्ति कातिल हो। इंस्पेक्टर धमाका सिंह होटल के मैनेजर की ओर मुड़ा। क्या आप बता सकते हैं मरने वाले से मिलने कौन आया था? काउंटर से पूछकर तो कोई मिस्टर परमार से मिलने आया नहीं। अगर सीधे यहाँ को चला आया है तो हम बता नहीं सकते। सैकड़ों लोग होटल में आते जाते रहते हैं, हम हर एक का ध्यान तो रख नहीं सकते। आपसे जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दीजिए। उधर कुर्बान सीढ़ियों के रास्ते होता हुआ होटल के बाहर पहुंचा। क्या हुआ बॉन्ड भैया, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं और आप पुलिस होटल में क्यों आई है? सवाल बाद में करना, पहले यह बता पुलिस फोर्स के साथ बापू जान थे या नहीं? थे, पर तुम घबराओ मत, उन्होंने मुझे नहीं देखा है। मैं पुलिस सायरन की आवाज सुनते ही यहाँ से हट गया था। वेरी गुड, जिंदगी में तुमने पहली बार कोई अक्लमंदी का काम किया है। पर हुआ क्या यह तो बताओ। रास्ते में बताऊंगा, यहाँ ज्यादा देर ठहरना ठीक नहीं है, बैठो। और फिर दोनों वहां से रवाना हो गए। उधर होटल के कमरे में फिंगरप्रिंट बहुत सफाई से उठाना, कोई ऐसी जगह छूटने न पाए जहां से उंगलियों और पैरों के निशान मिलने की संभावना हो। लाश का एक फोटो इस एंगल से खींचो। सारी कार्रवाई करने के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। पुलिस दल के जाने के बाद एक व्यक्ति होटल से निकलकर सामने के टेलीफोन बूथ में पहुंचा। हेलो बॉस, मैं तनेजा बोल रहा हूँ, सारा काम ठीक ठाक हो गया है। गुड। पुलिस को तुम पर कोई शक तो नहीं हुआ? शक होने का कोई सवाल ही नहीं उठता बॉस। पुलिस मुझसे पूछताछ करने आई थी। प्लान के मुताबिक मैंने कह दिया कि मैंने 55 नंबर रूम से एक लंबे कद के लड़के को निकलकर भागते देखा था। अगर मैं उसे दोबारा देख लूं तो पहचान सकता हूँ। वेरी गुड तनेजा, तुम बिल्कुल ठीक जा रहे हो। अब हमारा प्लान कामयाब होकर ही रहेगा। फिलहाल तुम होटल में ही रुके रहो। पुलिस ने भी मुझे यही कहा है। ठीक है, फिर आराम से रहो, कोई खास बात हो तो मुझे खबर करना। ओके बॉस। सुबह, बॉन्ड भैया गजब हो गया। अबे क्या हो गया, अमेरिका ने रूस से दोस्ती कर ली क्या? अरे मजाक छोड़ो भैया और अपनी गर्दन बचाने की चिंता करो। क्यों, क्या हो गया मेरी गर्दन को? अभी तो कुछ नहीं हुआ, पर आगे तुम्हारी गर्दन ऊंट की तरह लंबी हो सकती है। विश्वास नहीं हो तो लो, ये अखबार पढ़ो, फिर सब समझ में आ जाएगा। कुर्कबान ने मोटू के हाथ से अखबार झपट लिया। होटल में जासूस का खून। दत्त तेरे की खोदा पाड़ निकली चुईया। इसी खबर को पढ़कर तेरा हजमा खराब हो रहा था। और इसमें खास बात क्या है, खून तो रोज हुआ करते हैं। पूरी खबर पढ़ो बॉन्ड भैया। मेरा तो सिर्फ हजमा खराब हुआ, तुम्हारी पैंट गीली हो जाएगी। तू कहता तो पढ़ लेता हूँ, वरना मुझे ऐसी खबरें पढ़ने में कोई खास दिलचस्पी नहीं होती है। कुर्कबान जोर जोर से उस खबर को पढ़ने लगा। कल 1 अप्रैल को होटल मेघदूत के कमरा नंबर 55 में रात 10 बजे के लगभग एक खून हो गया। पुलिस कंट्रोल रूम को यह खबर एक गुमनाम व्यक्ति ने दी। इंस्पेक्टर धमाका सिंह तुरंत अपने दल के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। लाश की तलाशी लेने पर पुलिस को पता चला कि मरने वाला सीबीआई का एक योग्य जासूस अशोक परमार है। अरे बाप रे, यह तो वही व्यक्ति है जिससे पहले पूरी खबर तो पढ़ो बॉन्ड भैया। पुलिस तहकीकात के अनुसार हत्या फल काटने वाले चाकू से की गई है। चाकू लाश के सीने में गड़ा पाया गया।
घटना स्थल पर 2 गिलास भी पाए गए। इंस्पेक्टर धमाका सिंह के अनुसार मिस्टर परमार ने मरने से पहले किसी के साथ कोल्ड ड्रिंक पिया था। पुलिस का ख्याल है कि जिस व्यक्ति ने मिस्टर परमार के साथ कोल्ड ड्रिंक पिया था, कातिल वही हो सकता है। पुलिस की यह थोड़ी सही लगती है, क्योंकि गिलास पर जिन उंगलियों के निशान हैं, वही निशान चाकू पर भी हैं। इसके अलावा भी घटना स्थल पर कई जगह उन्हीं उंगलियों के निशान पाए गए हैं। पूछताछ के दौरान पुलिस को कमरा नंबर 56 में ठहरे हुए यात्री मिस्टर तनेजा ने बताया कि उन्होंने 10 बजे के आसपास एक लंबे कद के लड़के को कमरा नंबर 55 से निकलकर भागते देखा था। मिस्टर तनेजा का कहना कि वह उस व्यक्ति को दोबारा देखे तो पहचान सकते हैं। अब समझ में आया? कहो, कुछ पैंट गीली हुई या बची? पैंट को मारो गोली। अब मुझे अपने जासूसी माइंड के बंद खिड़की और दरवाजे खोलने दो। मैं जब कमरे में गया था तो उस समय लाश पर चादर पड़ी थी। मैंने चादर हटाई तो सीने पर जख्म से खून रिस रहा था, पर चाकू नहीं गड़ा था और न ही मेज पर कोई गिलास ही रखा था। फिर चाकू और गिलास वहां कहां से टपक पड़े? यही तो सोचने वाली बात है। मेरे ख्याल से चाकू और गिलास मेरे कमरे से निकलकर सीढ़ियों तक पहुंचने और पुलिस दल के कमरे में पहुंचने से पहले घटना स्थल पर सेट किया गया है। तुम्हारी बात सही लगती है। सही हो या गलत, मुझे क्या करना है? खून मैंने नहीं किया है, फिर किस बात की चिंता है? उधर पुलिस स्टेशन में ट्रेन ट्रेन सत्यानाश हो इस टेलीफोन का। कमबख्त हर समय कान खाता रहता है। हेलो पुलिस स्टेशन, मुझे इंस्पेक्टर धमाका सिंह से बात करनी है। मैं ये हूँ धमाका सिंह, कहिए क्या बात है? जासूस परमार के खूनी का कुछ पता चला? अभी तक तो पता नहीं चला, लेकिन खूनी ज्यादा देर तक कानून की पकड़ से बच नहीं पाएगा। हम बहुत जल्दी उसे गिरफ्तार कर लेंगे। इंस्पेक्टर, यह तुम्हारी गलतफहमी है। खूनी तुम्हारे सामने है, फिर भी तुम उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसके बारे में बता सकता हूँ। बताओ कौन है वह? मैं अभी उसे गिरफ्तार कर लूंगा। दिल थाम कर सुनो धमका सिंह, खूनी तुम्हारा होनहार बेटा अनोखे लाल उर्फ कुर्क है। क्या? क्या बक रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मेरा बेटा कितना ही नालायक क्यों न हो, वह इतना हत्या जैसा जघन्य अपराध कभी नहीं कर सकता। असंभव। मैं जानता था तुम्हें यकीन नहीं आएगा। सुनो, तुम चाकू, गिलास और कमरे में मिले फिंगरप्रिंट्स को अपने बेटे के फिंगरप्रिंट से मिलाकर देखो। 56 नंबर कमरे में ठहरे यात्री को कुर्कबांड की फोटो दिखाकर पूछो, फिर तुम्हें यकीन आ जाएगा कि मेरा काज सही है या नहीं। अगर सचमुच यह साबित हो गया कि अनोखीलाल खूनी है, तो उसे फांसी हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या सोचने लगे इंस्पेक्टर? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे बेटे का राज अपने तक ही रख सकता हूँ। बदले में मुझे क्या करना होगा, यह मैं तुम्हें कल बताऊंगा। तब तक तुम अच्छी तरह छानबीन कर लो, ताकि तुम्हें यकीन आ जाए कि मैंने जो कहा वह सच है। ठीक है, मैं जांच कर लूंगा। रिसीवर केडिल पर रखकर धमाका सिंह ने बाहर खड़े सिपाही को आवाज लगाई। राम सिंह, जरा यहाँ आना। जी साहब। जासूस वाले केस की फाइल ले आओ। राम सिंह बगल वाले कमरे से फाइल ले आया। यह लीजिए साहब। धमाका सिंह ने फाइल खोली और फिंगर और प्रिंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ने लगा। जिस चाकू से हत्या की गई उस पर एक गिलास पर तथा कमरे में कई जगह एक ही व्यक्ति के फिंगरप्रिंट पाए गए हैं। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट प्रोफेसर काजिम। धमाका सिंह ने चाकू, गिलास और कमरे में पाए जाने वाले फिंगरप्रिंट्स की एक एक कॉपी अपने पास रख ली। सुनो राम सिंह, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ। कोई विशेष बात हो तो मुझे खबर कर देना। जी साहब। धमाका सिंह ने पुलिस स्टेशन से निकलकर टैक्सी की और घर की ओर रवाना हो गया। अगर सचमुच अनोखे खूनी हुआ तो क्या होगा? क्या मैं उसे गिरफ्तार कर पाऊंगा? नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। मैं अपने हाथों से उसे फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचा सकता। आधे घंटे बाद। अनोखे ओ अनोखे काम, मर गया तू। आए, आज बापू जान दिन में कैसे घर आ गए? जरूर आज कोई खास बात है। मैं इधर हूँ डैडी, हुक्म कीजिए। आपकी नालायक औलाद आपके किस काम आ सकती है? मेरे कमरे में आप, फिर बताता हूँ तुझे। आए, क्या बात हुई? बॉन्ड भैया, आसार अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ, बापू के चेहरे का मौसम विभाग बता रहा है कि मुझ पर डंडों की वर्षा होने वाली है। चलो चलकर मालूम करते हैं। दोनों डरते डरते मलेरिया के मरीज की तरह कांपते धमाका सिंह के कमरे में पहुंचे। मैंने सिर्फ अनोखे को बुलाया था, तू कैसे आ गया? वह फूफाजी, बात यह है कि
मैं बताता हूँ डैडी। बात दरअसल है कि हम दोनों हर काम एक साथ करते हैं, साथ खाते हैं, साथ पीते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ जागते हैं, हर जगह साथ साथ आते जाते हैं। फिर मैं यहाँ अकेला कैसे आ जाता? कम वक्त। होटल में जासूस का खून करने तो तू अकेला ही गया था। क्या सोचने लगे डैडी? कुछ नहीं, तुझे प्यास लग रही होगी, मेज पे पानी रखा, जाकर पी ले। लेकिन मुझे तो प्यास नहीं लगी है डैडी। खामोश नालायक नालायक। मैं जब तक कह रहा हूँ तुझे प्यास लगी है तो जाकर पानी पी। बॉन्ड भैया, आसार अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ, बापू के चेहरे का मौसम। आज बापू जान को क्या हो गया है? कहीं इनके दिमाग का कोई स्क्रू तो ढीला नहीं हो गया है? सोच क्या रहे हो बॉन्ड भैया? जल्दी से जाकर पानी पी लो, वरना फूफा जी को गुस्सा आ गया तो डंडे बरसाने शुरू हो जाएंगे। मोटू की बात कुर्कबान की समझ में आ गई, इसलिए वह फौरन मेज की ओर बढ़ गया। क्या मुसीबत है? प्यास नहीं लगी है, फिर भी जबरदस्ती पानी पीना पड़ रहा है। डैडी, मैंने पानी पी लिया और कोई जबरदस्ती का हुक्म नहीं। बस अब तुम जा सकते हो। जाऊं? हाँ। फौरन दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, वरना आज या तो मेरा डंडा टूटेगा या तुम्हारी कमर। अरे बाप रे! खिसक लो बांट भैया, बहुत सस्ते में निपट गए आज तुम। दोनों कमरे से बाहर आ गए। यार मोटू, मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। बापू ने मुझे बुलाया, फिर जबरदस्ती पानी पिलाकर टरका दिया। आखिर क्या चक्कर हो सकता है? यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। अबे मूर्ख मोटे, तेरी समझ में कभी कुछ नहीं आएगा। आज चल देखते हैं बापू इस समय क्या कर रहे हैं, चलो। सिगरी, कुछ देख रहे हो? हाँ फूफा जी, गिलास पर कोई पाउडर छिड़क रहे हैं। बांड भैया, फूफा जी गिलास पर पाउडर क्यों छिड़क रहे हैं? मूर्ख इतना भी नहीं समझता। बापूजान गिलास पर से मेरे फिंगरप्रिंट उठा रहे हैं। पर क्यों? लगता है बापू को किसी तरह मालूम हो गया है कि मैं मेघदूत होटल के रूम नंबर 55 में गया था। अब वे कमरे में मिले फिंगरप्रिंट से मेरे मेरे फिंगरप्रिंट्स को मिलाकर देखेंगे। तब तो तुम गए काम से, क्योंकि तुमने कमरे की तलाशी ली थी। तुम्हारे तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स वहां जरूर होंगे। हाँ, कमरे में तो मेरे फिंगरप्रिंट्स कई जगह होंगे, लेकिन चाकू और गिलास पर मेरे फिंगरप्रिंट्स मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। कहते कहते अचानक कुर्कमांड को कुछ ध्यान आया और वह चौंक उठा। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हत्या फल काटने वाले चाकू से की गई है। चाकू और गिलास मेरे कमरे से निकलने के बाद वहां सेट किए गए हैं। कहीं यह सारा चक्कर मुझे फंसाने के लिए तो नहीं चलाया गया है? मिस्टर एक्स के सामने मैंने चाकू से सेब काट कर खाया था, गिलास में शरबत भी पिया था। मिस्टर एक्स बड़े आराम से उसी चाकू और गिलास से मुझे फंसा सकता है। क्या सोचने लगे बॉन्ड भैया? कुर्कमन ने अपना शक उस पर जाहिर कर दिया। लेकिन तुम्हें फंसाकर मिस्टर एक्स को क्या फायदा पहुंच सकता है? कोई न कोई फायदा तो उसे जरूर होगा, वरना वह मुझे बिना वजह फंसाने की कोशिश नहीं करता। फिर अब तुम क्या करोगे? बापू और गिलास पर से मेरी उंगलियों के निशान उठाने और घटना स्थल पर मिले फिंगरप्रिंट से मिलाकर देखने में उन्हें काफी समय लग जाएगा। तब तक हम पुलिस स्टेशन चलकर घटना स्थल पर खींचे गए फोटोग्राफ्स देख लें। शीघ्र ही वे दोनों पुलिस स्टेशन की ओर रवाना हो गए। परंतु पुलिस स्टेशन पर तुम्हें फोटोग्राफ दिखाएगा कौन? इस काम में हम आईजी अंकल से मदद लेंगे। लेकिन फोटोग्राफ्स देखकर तुम क्या करोगे बॉन्ड भैया? फोटोग्राफ्स देखकर मैं पहचान लूंगा कि चाकू और गिलास वही है या नहीं, जिन्हें मैंने मिस्टर एक्स के यहाँ इस्तेमाल किया था। आधे घंटे बाद। नमस्ते अंकल। अरे तुम दोनों कहो, कैसे आना हुआ? बॉन्ड ने अपने आने का प्रयोजन बता दिया। अंकल, मैं उन फोटोग्राफ को देखना चाहता हूँ जो होटल के कमरे से डैडी ने खिंचवाए थे। लेकिन तुम उन फोटोग्राफ्स को देखकर क्या करोगे? अंकल, मैं एक जासूस हूँ। मेरे एक भाई बंधु का खून हुआ, इसलिए मैंने तय किया कि इस केस को हल करने में मैं आप लोगों की सहायता करूँ। यदि ऐसी बात है तो चलो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे डैडी के इलाके के थाने में चलता हूँ। दमाका सिंह के थाने में। राम सिंह, जासूस मर्डर केस की फाइल ले आओ। अभी लाया साहब। राम सिंह फाइल ले आया। कुर्बान फोटोग्राफ निकालकर चेक करने लगा। हाँ, यह वही चाकू है जिससे मैंने सेब काट कर खाया था, और यह गिलास भी वैसा ही है जिसमें मैंने शरबत पिया था। मेरा काम हो गया अंकल, अब मैं चलता हूँ। अशोक परमार के कातिल को मैं बहुत जल्द आपके सामने पेश कर दूंगा, यह मेरा वायदा है। ठीक है, जाओ। धमाका सिंह बड़ा किस्मत वाला है
जो उसे इस जैसा अक्लमंद बेटा मिला है। पुलिस स्टेशन से बाहर आकर, मोटू मुझे संभाल। अरे तुम्हें क्या हो गया पॉन्ड भैया? मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरी आंखों के आगे फांसी का फंदा नाच रहा है। मेरा शक सही निकला। चाकू और गिलास वही है जिन्हें मैंने मिस्टर एक्स के सामने इस्तेमाल किया था। है? हाय, अगर तुम फांसी पर लटक गए तो मेरा क्या होगा बॉन्ड भैया? अबे अबे, तू अपना दम क्यों बाहर कर रहा है? मेरा नाम कुर्कबंड है, मैं जेम्स बॉन्ड का 7वां एडिशन हूँ। इतनी आसानी से फांसी पर नहीं लटकने वाला। चल, अब चलकर बापू को चेक करें, देखें कि भाई इस समय क्या कर रहे हैं। कुर्कबंड और मोटू जैसे घर में प्रविष्ट हुए, उनकी नजर धमाका सिंह पर पड़ी। आए फूफा जी तो चोरों की तरह हमारे कमरे की ओर जा रहे हैं। मैं समझ गया, इन्हें मेरी फोटो चाहिए बापू, इसलिए तो हमारे कमरे में जा रहे हैं। धमाका सिंह जैसे उनके कमरे में दाखिल हुआ, दोनों दबे पांव भागकर दरवाजे पर पहुंचे। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल ठीक है बॉन्ड भैया। बेटा, यह मेरे स्पाई माइंड का अंदाजा है, जो जो कभी गलत हो ही नहीं सकता। अब क्या करना चाहिए? वहीं जो एक जासूस करता है। मुझे क्या मालूम जासूस क्या करता है? मैं बताता हूँ। असली जासूस पीछा करता है। हम भी बापू का पीछा करेंगे। धमाका सिंह को बाहर आते देख दोनों दरवाजे के पास से हट गए। अब मैं मेघदूत होटल जाकर अनोखे का यह फोटो मिस्टर तनेजा को दिखाता हूँ। घर से बाहर आकर धमाका सिंह ने एक टैक्सी रोकी। मेघदूत होटल चलो, टैक्सी है रवाना होती है। चल बे मोटू, बैठ जल्दी से पीछे। फटफट। अगले पल मोटरसाइकिल टैक्सी के पीछे दौड़ पड़ी। बॉन्ड भैया, आखिर फूफा जी जा कहाँ रहे हैं? यार मोटू, तो आदमी है पजामा। अगर गधा भी इतने दिन तक मेरे साथ रहता तो जासूस बन गया होता। पर तुझे आज तक अकल न आई। अरे मूर्ख, बापूजान मेरी फोटो मिस्टर तनेजा को दिखाने जा रहे हैं। अगर उसने कह दिया कि कमरे से उसने मुझे भागते देखा था, तो समझ लो हो गया मेरा बंटाधार। टैक्सी मेघदूत होटल के कंपाउंड में जाकर रुकी। धमाका सिंह किराया चुकाकर होटल में प्रविष्ट हो गया। बंड भैया, फूफा जी तो आज बिल्कुल जासूसों की तरह काम कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे, आखिर बाप किसके हैं? मेरा कुछ तो असर पड़ेगा ही उन पर। थोड़ी देर बाद कुर्बान कमरा नंबर 56 के दरवाजे के की होल से अंदर का दृश्य देख रहा था। हटो बॉन्ड भैया, मुझे भी तो देखने दो। एक मिनट रुक जा मोटू के बच्चे, जरा मैं मिस्टर तनेजा का थोपड़ा तो ठीक से देख लूं। अंदर। मिस्टर तनेजा, इस फोटो को देखकर बताइए, क्या यह वही व्यक्ति है जिसे 1 अप्रैल की रात 10 बजे के लगभग आपने कमरा नंबर 55 से निकलकर भागते देखा था? तनेजा फोटो लेकर उसे ध्यान से देखने का नाटक करता हुआ बोला। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, यह वही लड़का है। ओह, अच्छा मिस्टर तनेजा, मैं चलता हूँ। मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह तो मेरा कर्तव्य था इंस्पेक्टर साहब। बाहर। बॉन्ड भैया भागो, फूफा जी बाहर आ रहे हैं। हाँ भागो। दोनों सीढ़ियों की ओर भाग लिए। मोटू, अब हमें बापूजान पर हर समय नजर रखनी होगी, ताकि जैसे वह मुझे अंदर करने का इंतजाम करे मैं गायब हो जाऊं। थोड़ी देर बाद धमाका सिंह ने होटल से बाहर निकलकर एक टैक्सी पकड़ ली। उधर कुर्कबान ने मोटू से कहा, चल मोटू जल्दी से बैठ जा। ओके बॉन्ड भैया। अगले पल पीछा शुरू हो गया। बॉन्ड भैया, अगर फूफा जी को पता चल गया कि हम उनका पीछा कर रहे हैं तो हमारी खैर नहीं। चुप बैठ, मैं जासूसों को घसियारा नहीं। डैडी तो दूर, उनके फरिश्तों को भी पता नहीं चलेगा कि हम उनका पीछा कर रहे हैं। खुद दूसरे दिन धमाका सिंह पुलिस स्टेशन में बड़ी बेचैनी से फोन आने का इंतजार कर रहा था कि तभी ट्रेन ट्रेन। ओह, शायद उसी व्यक्ति का फोन होगा। हेलो इंस्पेक्टर धमाका सिंह स्पीकिंग। धमाका सिंह, अब तक तो तुम्हें यकीन आ गया होगा कि सीबीआई जासूस अशोक परमार का खून तुम्हारे बेटे कुर्कमान ने ही किया है। फालतू बात करने से कोई फायदा नहीं मिस्टर, काम की बात करो। और यह बताओ कि तुम इस राज को अपने तक रखने के लिए मुझसे क्या चाहते हो? सुनो, मेरा एक आदमी जेल में है, उसे 1 हफ्ते बाद फांसी होने वाली है। तुम्हें आज रात जेल से उसे भगाना है। व्हाट? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुमने यह कैसे सोच लिया कि मैं अपने फर्ज से गद्दारी करूंगा? धमाका सिंह, शायद तुम्हें नहीं मालूम कि इस दुनिया में एक बाप के लिए बेटे की मौत ही सबसे बड़ा गम होती है। मेरे एक फोन करने की देर है, कुर्बान खून के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बोलो, क्या तुम यह बर्दाश्त कर पाओगे कि तुम्हारा जवान बेटा तुम्हारे सामने फांसी पर लटक जाए? नहीं, मैं अपने इकलौते बेटे की मौत किसी हालत में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा।
क्या धमाका सिंह ने कुर्कवान को बचाने के लिए मिस्टर एक्स की बात मान ली? क्या कुर्कवान को खून के इल्जाम में फांसी हो पाई? कुर्कवान को स्वयं को बेगुनाह साबित करने के लिए कानून के साथ आंख मिचौनी खेलते हुए क्या क्या पापड़ बेलने पड़े? क्या कुर्कवान असली कातिल तक पहुंच पाया? मिस्टर एक्स वास्तव में कौन था, और जिस कैदी को वह जेल से छुड़ाना चाहता था वह कौन था, और उससे उसका क्या संबंध था? तो दोस्तों, इसकी अगला पार्ट है कुर्कवान और मर्डर प्लान। ये आपको कल मिल जाएगी। तो मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। कॉमिक्स बहुत ही अच्छी है वैसे।